अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यौम तशक्कुर मना रही है, जबकि हुकूमत सरापा एहतजाज बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने पीडीएम डट गई है कि इलेक्शन के हवाले से फैसला नहीं मानना, क्योंकि इलेक्शन से पहले पीडीएम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना चाहती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख दी, जिसे पहले विफाकी काबीना और बाद में पार्लियामेंट के इजलास में मुस्तरद कर दिया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, एक शख्स को फिर से मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर उन्होंने सियासत करनी है तो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती है, जबकि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर सियासत करनी है तो फिर तैयार हो जाएं, हम भी सियासत करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ। आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल इंसाफ का कत्ल हुआ। कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है। फिर अगर सियासत खेलना है, फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे, हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। इंशाअल्लाह आपने जो बेइंसाफी की है, आपने जो अदल का जनाजा निकाला है, आपकी रूह को भी इत्मीनान नहीं मिलेगा, आपके दिल को भी इत्मीनान नहीं मिलेगा। आपने आइन का जनाजा निकाला है, आपने जमहूर का जनाजा निकाला है। खुदा की कसम, आइन भी बरकरार रखेंगे, जमहूरियत भी बरकरार रखेंगे। इलेक्शन कमीशन का भी रोल आपने ले लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रोल आपने ले लिया, हुकूमत का रोल भी आपने ले लिया, पार्लियामेंट का रोल भी आपने ले लिया, प्राइम मिनिस्टर का रोल भी आपने ले लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल भी आपने ले लिया। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर पार्लियामेंट जो है वो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती। ब्लेटेंटली एक शख्स को कौम पे फिर मुसल्लत करने की पूरी कोशिश हो रही है। आज हुकूमती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरापा एहतजाज है और उसे जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और इंसाफ के कत्ल का नाम दे रहा है। हालांकि 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो के जरिए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की आर्टिकल 5 की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए अदम एतमाद के वोट को आईनी हक दिया था, जिसके बाद यही हुकूमती इत्तेहाद बरसरे इक्तदार आया था। तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्हीं जजेस के हक में ये आइन और कानून की फतह के बयान देते नहीं थकते थे। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ये अदलिया की जीत है, ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना, लॉन्ग मार्च, एहतजाज और रैलियों के जरिए मुल्क में सियासी बहरान पैदा कर रखा है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन ना करा के इंतजामी बहरान पैदा किया और अब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करके आइनी बहरान को जन्म दे दिया है और महसूस होता है कि ये वो आखिरी कील ठोक दिया गया है जिसके बाद मुल्क की तबाही का सफर रोकना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगा, क्योंकि पहले सियासी जमातों के माबैन इख्तलाफ था, अब इदारे भी इस टकराव की जद में आ चुके हैं। सियासी जमातें इक्तदार में रहने और इक्तदार में वापस आने की तगोदो में मसरूफ हैं, जबकि अवाम 2 वक्त की रोटी के आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर ख्वार हो रहे हैं। डॉलर पहले ही आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा हुआ है, जबकि कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इंदिया दिया कि अब डॉलर 500 रुपए तक भी जाएगा। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें भी अवाम पर बिजली ढा रही हैं। मुल्की इंडस्ट्री ज़बोहाली का शिकार है, जबकि रही सही कसर IMF की डिमांड्स पूरी कर रही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शराए सूद में 1% का इजाफा करके महंगाई की रफ्तार मजीद तेज कर दी। आज हमारे मुल्क के पान में अदालतों पर तनकीद होती है, सियासी जमातों को खुड्डे लाइन लगाने की बातें होती हैं, जलसों और कन्वेंशन में लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड्स होती हैं, मगर कोई अवाम के हक में बोलता नजर नहीं आता, कोई महंगाई खत्म करने की डिमांड करता दिखाई नहीं देता,
मौजूदा सियासी बहरान का खात्मा मुमकिन है या फिर नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने का नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआवने खुसूसी वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब भी मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट रजा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करूंगी। इलेक्शन कमीशन ने भी स्केड्यूल जारी कर दिया है अदालती फैसले के बाद, लेकिन आपकी तरफ से एक ही बात आ रही है, मैं ना मानूंगी, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा वहीद साहिबा, देखिए हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि जो फैसला है वो एक्सक्यूज मी सर, नो इश्यू, पूरी फुल बेंच का फैसला होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस जो है वो पूरे का पूरा सब लोग उसको माने और तस्लीम करें। हम ये तो नहीं कह रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि तमाम अदलिया के जजेस बैठ जाएं, और क्योंकि ये फैसला ऐसा है कि ये आपस में पॉलिटिशियंस को करना चाहिए था, ये फैसला अदालतों का फैसला नहीं होना चाहिए असूली तौर पे, क्योंकि ये इलेक्शनों की बात है और ये सियासी मामला है। ठीक है, अदालत ने उसको 100 मोटा अगर लिया है तो इस पे बात हो रही है कि फुल कोर्ट अगर बेंच होता तो तमाम जजेज उसमें होते और पूरा कॉन्फिडेंस, पूरी कौम को कॉन्फिडेंस होता। और फिर ये बात है कि एक सूबे में सिर्फ इलेक्शन हो रहा है, बाकी सूबों में बाद में इलेक्शन होगा, और जो आइंदा आने वाले इलेक्शन हैं उसमें ये सूबे का जो भी फैसला होगा उसका वो उस पे असरअंदाज होगा जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ऐसी कोई अभी भी हम सबको मिल के, मैंने आज बड़ी तफसील से नेशनल असम्बली में तकरीर की है और यही कहा है कि हमारा जो खराबियों का अभी तक सारी वजूहात है ना तमाम, वो हो रहा है कि आपस में इख्तलाफात, ये आज से नहीं है। आज देखिए कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब शहीद हुए और 4 अप्रैल का डेट गुजर गई तकरीबन, तो ये आपस में उस वक्त से ये झगड़ा चल रहा था कि इलेक्शन का रिजल्ट को माना नहीं गया और जो रिजल्ट है उस पर इख्तलाफ किया गया, वो टसल ख़त्म नहीं हुई। हमारे मुल्क में देखिए दूसरे मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया आज डॉलर 290 के करीब हमारा हो गया है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खदशा जाहिर किया है कि अगर मामलात का हल नहीं निकला तो आम आदमी के जो हालात हैं ना वो बड़े तकलीफ देह है। हम सबको बैठ के, हमारा शुरू से ही ये कहना है कि बैठ के मामले का हल बड़ी अच्छी बात आपने की है, कैसे निकालें। बड़ी अच्छी बात आपने की है कि हम सबको मिल बैठ के बात करनी चाहिए। ज़रा आप खुद भी, आपका ताल्लुक है इंडस्ट्री से, तो आपको पता है, आप खुद मुझे बता दें हाजिर नाजिर जान के अल्लाह ताला को कि इस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज का क्या हाल है, और ये भी कि अब आप बात कर रहे हैं कि मिल के बैठ के बात करनी है, तो ये बात तो अदालत भी आपको 3 दफा कह चुकी है कि फरीकैन आपस में बैठ जाएं। मुख्तलिफ जगह पर हिंट के तौर पर उन्होंने कहा कि आपस में बात कर ले, तब तो कोई भी नहीं मान रहा था। फरवा वहीद, ये आप दुरुस्त कह रही हैं, असल मसला पता नहीं क्या वजह होगी। मैंने कहा ना, मैंने तो आज तकरीर में अपने कहा यही है कि हमारा तनज़्ज़ुल की या हमारी जो डेवलपमेंट ना करने के वजह ही यही है। को आज से ये नहीं चल रहा, शुरू से आप देखिए ईस्ट पाकिस्तान का जब अलग हुआ हमसे तो उस वक्त भी इलेक्शन के बाद ये टर्माइल हुआ ना, तो 1970 के इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं माना गया, फिर 77 में जो इलेक्शन हुए उसके भी रिजल्ट को नहीं माना गया, और भट्टो साहब का जुडिशियल कत्ल हुआ, फांसी पे उनको लटकाया गया। तो ये बहुत अरसे से आज मैं देख रहा था फिगर इंडिया की, वो कोई 700 बिलियन डॉलर से उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, हमारी 35-36 बिलियन से बढ़ नहीं रही, तो 20 गुना से ज़्यादा उनकी हमसे एक्सपोर्ट हो गई है वो। और मैंने आज अपनी तकरीर में ये कहा कि हमारे इस टर्माइल की वजह से, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ की वजह से ब्यूरोक्रेट फ़ायदा उठा रहा है। मसलन फाइनेंस, नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, 1 साल हो गया हम देख रहे हैं कि नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट नहीं बना, नेशनल बैंक का हाल ठीक नहीं है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का 1 साल से प्रेसिडेंट नहीं है, उसका एक्टिंग प्रेसिडेंट चला रहा है। जो कंपटीशन कमीशन है उसके 5 मेंबर हैं, होते हैं उसके डायरेक्टर, सिर्फ 1 चेयरपर्सन उसको चला रही है, 4 डायरेक्टर नहीं है। तो ये हमारे पास टाइम नहीं, हम आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं और टर्माइल कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ब्यूरोक्रेट उठा रहा है और तमाम इदारों के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। और आम आदमी, जैसे आपने कहा,
मुश्किल में तो वो है ना, महंगाई तो वो हो रही है। आज ही 1% और प्राइम रेट बढ़ गया, डॉलर आज बढ़ गया और बढ़ गया। मतलब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, अगर वाकई तो आप सुनना चाहते हैं सच, तो मैं तीनों को बता देती हूं, क्योंकि ज़रा आप लोगों को तो मुझसे ज्यादा पता होगा। आम आदमी किसी रेडी वाले से पूछेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है कि उसको रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो आटे की लाइनों में लगा हुआ है, उसकी बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, उसके पास बिजली नहीं आ रही है, उसके बच्चे स्कूल से उठ गए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो आम आदमी को ये मसले नहीं पता जो मसले आप डिस्कस कर रहे हैं। हसन खावा साहब, आप लोगों का भी एक ही मुतालबा, यानी अगर मैं इस मुतालबे को कहूं कि थोड़ी सी रिजिडनेस जो है वो आप लोगों ने भी दिखाई हुई है, आप लोग भी अड़े हुए हैं, इलेक्शन दे दें दे दें दे दें। अब शेख साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं कि इसका इख्तलाफ को हल करना ही शायद हमारे लिए बेहतर है। तो ये पॉइंट आ नहीं गया कि अब आप बात कर लें इलेक्शंस की, अगर डेट अनाउंस हो गई है तो फिर बातचीत करें। अच्छा फरबा, शेख साहब का तो बड़ा एहतराम है और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। देखें, बात ये है, हमारा तो मुतालबा था नेशनल इलेक्शन। हुकूमत ने कहा जी नेशनल इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, वो अपनी मर्जी से करवा लें। अब जो सूबाई इंतखाबात हैं उस पर तो आर्टिकल 224 कहता है, हमने इस पर क्या रिजिड होना है। आप आर्टिकल 224 पढ़ें, उसको स्क्रीन पे दिखाएं, लोग भी पढ़ें, उसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन ही नहीं है। वो कहता है कि जब असेंबलीज रिजॉल्व होंगी 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो 90 दिन में तो इलेक्शन होने थे। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि हुकूमत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असेंबलियां तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। आपको याद है पहले इन्होंने सबने खुद भी कहा कि जी आप तोड़ ही नहीं सकते, आप तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन करवाएंगे। फिर 17 जुलाई का जब इलेक्शन हुआ उसके बाद परवेज इलाही साहब पे इन्होंने कोशिशें की, हमारे लोग तोड़ने की कोशिशें की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा, लेकिन ये मामला इनसे रुका नहीं। जब असेंबलियां टूट गई थी तो उस वक्त हुकूमत का ये काम था, अगर वो डायलॉग चाहते थे, अगर वो डायलॉग करने में सिंसियर थे, तो वो एक मौका था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देते कि जी हम एक वक्त पे इलेक्शन करवाना चाहते हैं, आप आके टेबल पे बैठे और हम एक डेट एग्री कर दें। लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये रास्ता इख्तियार नहीं किया और उन्होंने आइन को सबवर्ट करने का रास्ता इख्तियार किया। और आपने ये देखा कि पहले उन्होंने, अब तो ये हो गया, ये तो माजी का हिस्सा हो गया, अब तो हमें आगे को देखना है ना कि आगे हमने क्या करना है। इलेक्शन, अब देखिए हुकूमत अगर इलेक्शन नहीं देती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, वापस सड़कों पे आएंगे? नहीं, इलेक्शन की तो डेट आ गई है, कल कोर्ट का फैसला आ गया है। आज इलेक्शन, आज देखिए मेरी सुने ना बात, कल कोर्ट ने फैसला दिया था, आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है और उन्होंने अपना जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है इलेक्शन का। मई में पंजाब में, केपी के मामले में भी कोर्ट में जा रही हैं, उसकी भी डेट आ जाएगी, वो भी इलेक्शन होगा। अब आप क्या कह रही है कि हुकूमत अगर ये कहेगी कि हमने अदालत का हुक्म नहीं मानना, हमने आइन नहीं मानना, तो आइन में लिखा है कि उनके साथ फिर क्या होगा। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो कंटेम्प्ट में जाएगा, जो हुक्म अदूली करेगा, जो आइन को सबवर्ट करेगा, डिपेंड करता है कि कहां तक जाएंगे। वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, उसको अदालत कोई और भी सजा सुना सकती है। ये तो मामला लिखा हुआ है ना। ये अगर सिर्फ बैठ के आइन या जुडिशरी को अगर मिलाइन करने की कोशिश करेंगे तो उससे आइन और कानून तो नहीं बदलेगा। और मैं थोड़ा सा ये फुल कोर्ट के हवाले से, कैसर साहब ने भी बात की है, मैं आपको बताता चलूं कि फुल कोर्ट बनती या 5 मेंबर का बेंच होता या 3 का या 9 का, वो 12 चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है। 2021 में चीफ जस्टिस साहब थे गुलजार साहब, उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच बनाया था और उस बेंच को कहा था कि ये तयन करें इस चीज का कि बेंच बनाने का इख्तियार किसके पास है और सो मोटो का इख्तियार किसके पास है। और उस बेंच ने ये फैसला किया था, 5 मेंबर के बेंच ने, कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है। ठीक। उसके बाद ये जब 3 रुकनी बेंच दोबारा बैठा काजी फायजीसा साहब वाला, तो इसने 2-1 से फैसला किया। शाहिद वहीद साहब ने इससे इनकार किया। ऐसा ही है ना। उसके बाद जो दोबारा बेंच बना है 6 रुकनी बेंच, जिसमें शाहिद वहीद साहब शामिल नहीं थे, उन्होंने उस फैसले को कलअदम किया है। उनमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल नहीं थे। ठीक है हसन, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये इस चीज पे भी डिस्कशन करेंगे। 8 जज हो गए। लेकिन जो ऑर्डिनेंस गया है रजा रूमी साहब, ऑर्डिनेंस भी गया है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, उस पर आता हूं। नहीं, मैं पॉइंट ये कह रहा हूं कि वो 6 जजों का बेंच, शाहिद वहीद साहब और चीफ जस्टिस साहब, ये मिलके भी 8 मेंबर बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के टोटल 15 जजेस हैं, ये मेजॉरिटी है। तो मैं आपको सिर्फ ये उस बात को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं कि ये फुल कोर्ट भी होता तो कोई फैसला मुख्तलिफ नहीं होना था। ठीक है, यही फैसला, इसी तरह का फैसला होना था। रजा रूमी साहब, अब मैं आपसे एक सादा सवाल करती हूँ।
मुझे बताएं, सिचुएशन आपके सामने है, इलेक्शन की डेट बज़ाहिर अनाउंस हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि होंगे या नहीं होंगे। ऑर्डिनेंस भी पड़ा हुआ है, हुकूमत के पास अभी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है। आपको लग रहा है ये इतना आसान है जितना दिख रहा है? देखिए, आसान तो इतना नहीं है। आप सही कह रही हैं कि अभी बहुत सारे मराहिल जो है वो बाकी हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कम से कम एक बड़ा क्लियर उन्होंने जो तारीख को अनाउंस करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। तो उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत ने कल जो रिएक्शन शो किया था वो हुकूमती और जो रूलिंग अलायंस है वो उनकी अपनी सियासी जो व्यू हो सकता है, लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है वो तो अब तैयार लग रहा है और उन्होंने तारीख भी दे दी है। मगर इसमें जो आगे मराहिल हैं वो तो सबसे पहले तो जो इलेक्शन के ऊपर पैसे खर्च होने हैं, जिसके ऊपर डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि वो उनको इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएं। फिर सिक्योरिटी का मामला है कि इस इलेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी है वो दी जाए। अब ये सारे मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जहां पर हुकूमत की जो है कॉपरेशन इलेक्शन कमीशन के साथ लाजिम होगी, वरना इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें कि एक जो कानून जो पास किया है पार्लियामेंट ने और वो प्रेसिडेंट साहब के पास पड़ा हुआ है उनकी असेंट के लिए, अगर वो असेंट नहीं देते तो फिर एक जॉइंट सेशन होगा और उस जॉइंट सेशन में दोबारा वो पेश किया जाएगा और उसके बाद वो कोई 10 रोज के बाद वो कानून में तब्दील हो जाएगा। तो हुकूमती जो लीगल टीम है वो ये भी इस्तेमाल कर सकती है। बहरहाल कुछ बेयकीनी जो है वो बदस्तूर बाकी है और इसमें अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना जो, देखिए इलेक्शंस जो 90 दिन की आईनी रिक्वायरमेंट है उस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, वो एक तयशुदा बात है। लेकिन जो प्रोसेस इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्तलिफ जजेस के व्यूज हैं और जो तकसीम है वो उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। फिर एक और अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तो टूटी थी, बिल्कुल उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो चूंकि उनका वकील नहीं है या गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसलिए हम उसके ऊपर ऑर्डर नहीं दे रहे। तो जबकि दोनों ही असेंबलियां तोड़ी गई हैं तो अगर इलेक्शंस होने हैं 14 मई को तो फिर दोनों जगह पर हों। ये अब ये क्या 14 मई को पंजाब में होंगे, फिर किसी और दिन पर केपी में होंगे, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन होगा। तो ये एक अजीबोगरीब मामला, हम इलेक्शन ही खेलते रहेंगे। जी, इलेक्शन वो भी खेलते रहेंगे, मगर इसमें जो कॉस्ट होती है इलेक्शन की और एक सियासी जिससे कहते हैं अनसर्टेन बढ़ जाती है वो अवॉइडेबल थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। और दूसरी ये बात है कि इस वक्त बड़ी जरूरत है, मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि सियासतदानों का आपस में डायलॉग बहुत जरूरी है। ये मामलात ऐसे हैं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर भी ये तय किए जा सकते हैं। और खुसूसन अभी भी वक्त है, अभी इमरान खान साहब ने भी कोई आज तकरीर में कहा है कि जी मुझे कन्विंस किया जाए कि क्यों जरूरी है। तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि वो भी शायद कोई गुफ्तो शनीद के मरहले में दाखिल हो जाए, उनको कायल करता है। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये इस तरह से तो सारी मामलात अदालतों में फेंक देना ये भी सियासतदानों की नाकामी होती है। पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते थे, फौजी सरबराह को कहते थे कि जी आप इंटरवीन करें, ये करें, वो करें। अभी वो पीछे हटे हुए तो अब अदालतों के पास जा रहे हैं। रज़ा रूमी साहब यहीं से बात का कंटिन्यू, क्योंकि आपने भी डायलॉग्स की बात की, शेख साहब भी डायलॉग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग्स के बीच में जब कोई उठ के कह देता है कि फलां पे तो आर्टिकल 6 लगेगा, आर्टिकल 6 वैसे बड़ा सख्त लफ्ज है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो क्या ऐसे में बातचीत हो सकती है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। रज़ा रूमी साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया। मैं वैसे आर्टिकल 6 वाले पॉइंट पर भी आऊंगी शेख साहब, लेकिन मुझे ये बताएं कि वाकई ये तासुर पहले था कि जी इस्टेब्लिशमेंट के कहने से इलेक्शन होते हैं, रुकते हैं और उखाड़ पे छाड़ होता है। अब ये जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र होना शुरू हो गया और आपकी पार्टी की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने बाकायदा कहा कि इमरान खान साहब अदलिया के घोड़े पे सवार हैं, उनके थ्रू आना चाहते हैं। जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र किया। आप लोग अभी भी यकीन करते हैं कि इमरान खान साहब को जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट लाना चाह रही है फिर से?
जी ये बात सही है, दुरुस्त है कि यही इम्प्रेशन था और है अभी भी कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका काफ़ी रोल होता है हमारे मुल्क में सियासत में। और लेकिन अभी पिछले तकरीबन काफ़ी महीनों से इस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल है और नज़र आ रही है, काफ़ी फ़र्क है। ये कोई किसी किस्म का हमें लगता है कि वो आजकल इस मामलात में एक्टिव नहीं है। जुडिशियल जहाँ तक वो तो कहते हैं कि आपको एनआरओ 2 दिया उसके बाद न्यूट्रल हुए, पीटीआई वाले कहते हैं। जी वो देखिए ये तो आपस में एक दूसरे से चल, अभी भी ये कहना हमेशा सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है और होना किसी हद तक होना भी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं हो सकता, इस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क के जो मफाद में जो लोग हैं वो देख रहे हैं और वो महसूस करते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए और ये सब मिलजुल के ही काम होता है। बाकी मुल्कों में भी यही हाल है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है जुडिशियल मामलात की, अब देखिए मैं ये कहता हूँ, मैंने आपसे जिक्र किया हमारे मुल्क की एक तारीख़ है। जैसे तारीख़ नहीं, पीटीआई अक्सर कहती है कि यूके में अगर वर्ल्ड वार सेकंड भी हुई तब भी इलेक्शन अपने वक्त पे होते रहे। हमारे मुल्क की तारीख़ है कि इलेक्शनों के बाद ये टर्माइल ख़त्म नहीं हुआ बल्कि और नुकसानात हुए। मैं आपको 1970 की बात कर रहा हूँ इलेक्शन की, 1977 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी जितने इलेक्शन हुए ना उसको माना नहीं गया। किसी एक इलेक्शन, 10 इलेक्शन हो चुके हैं, किसी एक इलेक्शन के रिजल्ट को माना गया। सिर्फ इलेक्शन करा लेना ज़रूर होने चाहिए, हम उसके फेवर में। मैं खुद 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ, इससे पहले मैं चैम्बर्स के इलेक्शन लड़ता रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी में बहुत से इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, लेकिन मकसद ये है कि इलेक्शन तो अच्छी बात है, इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं माना जा रहा। इलेक्शन के बाद हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, यानी लोगों की खुशहाली, लोगों की बेहतरी काम कर रही है। ये है ना शेख साहब, देखिए इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट, अब हमारा तो ये कहना था ना कि फुल कोर्ट होता। मैं अभी भी मैं समझता हूँ कि सियासी मामलात बजाय कि हम इन इस्टेब्लिशमेंट की बातें करें, हम आपस में क्यों नहीं मिलते, क्या मामलात है, कोई लंबा फर्क तो नहीं है। देखिए इलेक्शन अभी हुआ है कि 14 मई को होंगे और वैसे 8 अक्टूबर की बात हो रही है, कोई 4.5 महीने का फर्क है। ये क्या बात है कि हम कुछ थोड़ा बहुत आपस में डिस्कस करके एक इलेक्शन की डेट क्यों तयन नहीं कर लेते ताकि मुल्क में एमिकेबल इलेक्शन हो और उसके रिजल्ट माना जाए। बिल्कुल, अगर रिजल्ट ही ना माना जाए तो फायदा क्या होगा, इलेक्शन मैं आपके साथ 100% आई सेकंड दिस थिंग कि इलेक्शन होने चाहिए और मिल बैठ के बात करनी चाहिए तो ही इलेक्शन होंगे ना। आसान मुझे ये बताएं कि आप चले इलेक्शन लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं, ये जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को मद्देनजर रखते हैं। आप लोगों को तो एतमाद ही नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, आप लोगों को तो एतमाद ही नहीं है जो सिटिंग इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की। आप लोग मानेंगे जो रिजल्ट निकलेगा उसका? नहीं, पहले तो आप ये देखें ना, आप तो ऐसे कह रही हैं एतबार नहीं, जैसे हमें उनके चेहरे नहीं पसंद। उनके फैसलों, जो उनके फैसले हैं उसी के ऊपर ओपिनियन बनाई है ना। जो वो फैसले कर रहे हैं, आपने देखा नहीं कि हमने रैली निकालनी होती है तो दफा 144 लग जाती है, वो रैली का टाइम खत्म होता है तो दफा 144 खत्म हो जाती है। आपके सामने तो सारी बात है। ये निगरान हुकूमत पंजाब की तो पीडीएम से भी ज्यादा पर्सनल हो गए हैं, तो इन्हीं चीजों की वजह से हुआ है ना, इन्हीं चीजों की वजह से एतमाद होता है, लोगों को भी नजर आ रहा है। आपको शफाफ इलेक्शन कैसे मिलेंगे? नहीं, शफाफ किसने कहा आपसे शफाफ इलेक्शन जो करवाएंगे? मुझे तो नहीं ख्याल शफाफ कराएंगे। मसला तो कुछ और है। मसला ये है कि इस वक्त मार्जिन इतना फर्क नजर आ रहा है जो पोल्स हो रही हैं कि इनको शायद ये लग रहा है हुकूमत को कि शफाफ, गैर शफाफ इंतखाबात भी होंगे तो हम इमरान खान को हरा नहीं सकेंगे। अगर कोई चांस होता तो दे वुड हैव जंप्ड ऑन दिस। यही तो मसला है। लेकिन आपके ख्याल में कि अगर ये हम बिल्कुल एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंतखाबात में बिल्कुल कई किस्म की गड़बड़ हो सकती है। जामपुर का इलेक्शन अभी हुआ है ना, उसके अंदर क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मोहसिन लगारी का जी जामपुर, वही राजनपुर में जामपुर का जो इलेक्शन था उसके अंदर मोहसिन लगारी साहब का मार्जिन ही इतना ज्यादा था कि उसे फर्क नहीं पड़ा। सर वो कहते हैं क्या कुछ नहीं किया, शख्सी वोट था। ओहो, शख्सी था या जो भी था, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हुकूमत ने क्या किया वहां पे। हमारे वर्करों के ऊपर पर्चे कराए गए, जिनकी फसलें खड़ी थी उसके ऊपर बुलडोजर चलाए गए, जिस बंदे ने पोस्टर लगाया था उसको अंदर कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने किया ना, और किसकी हुकूमत है पंजाब में? तो और उसके बाद यही तो पॉइंट पर डिस्कस करना चाह रही हूँ हसन रज़ा रूमी साहब, मैं आपका भी इस पे इसका मतलब वैसे ये है, सिर्फ एक बात आपने जो कहा शख्सी वोट है, इसका मतलब है कि अवैस लगारी को तो फिर वहां पे कोई नहीं पूछता ना। अगर मोहसिन लगारी का शख्सी वोट है
तो फिर ये तो साबित हो गया आपकी बात से कि अवैस लगाने का तो कोई फ्यूचर नहीं फिर वहां पे। अच्छा चल रजा रूमी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी यही कि फिर एतमाद नहीं है, अभी हसन खावर साहब ने इतनी सारी चीजें गिना दी हैं आपके, तो फिर जब ऐसे में इलेक्शन होगा तो फिर उसका क्या नतीजा को कबूल करेगा। लेकिन एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मेरे पीछे से एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कहा है ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक से वापस आते तो फिर आपसे सवाल करते हैं। रजा रूमी साहब, शफाफियत के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कौन मानेगा फिर इलेक्शन होंगे अगर पंजाब के, तो देखिए यही तो बात है कि अगर तो जो भी पार्टी हारेगी वो यकीनन शोर मचाएगी और धांधली का इल्जाम लगेगा। हम पहले देख चुके हैं 2013 के इंतखाबात के बाद कितने साल इमरान खान साहब ने उन इंतखाबात के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई, और इससे पहले 1977 में भी यही धांधली का ही मसला था, तो फिर माशरा लग गया था। तो ये तो हमारे यहाँ देखिए, जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होता चंद एक अहम मामलात के ऊपर ये वाले खदशात तो रहेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ा खदशा ये है कि जिस तरीके से इदारे तकसीम हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, वो एक मुल्क के लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। और ये क्योंकि ये इदारे जो होते हैं इनकी, खसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो उसका एक रोल होता है वो अबव बोर्ड रोल होता है, वो जो है बड़े बड़े मैटर्स सेटल कर देते हैं, क्योंकि अगर वो नॉन पार्टिजान उनकी एक इम्प्रेशन हो। इस वक्त एक पार्टिजान इम्प्रेशन बन चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस के बारे में। और मैं उसकी तायीद या उसकी नफी नहीं कर रहा, मैं तो वो कह रहा हूँ कि जो आप देख रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और जो ज़बान आम पर बात है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को खुद जो है वो ख्याल करना चाहिए। और क्योंकि ये उनका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है अपनी साख बचाने का। बिल्कुल, जिस तरह से बाकी सीनियर जजेस को, 2 सीनियर जजेस जो हैं नंबर 2 और नंबर 3 पर, वो तो किसी बेंच पर ही नहीं बैठते, वो किसी फैसले में नहीं शामिल। तो क्या वो उनकी जो लीगल विजडम है या उनकी जो वर्क एक्सपीरियंस है या जो उनकी सलाहियतें हैं वो कम है बाकियों से? ये भी सवाल उठ रहे हैं। और ये जिस अंदाज से कोर्ट को कंडक्ट किया गया है, चलाया गया है या चलाया जा रहा है, वो भी सवाल आते हैं। ये सारी चीजें उससे मुंसलिक हो गई हैं फरवा, और यही वजह है कि आज हम एक बहुत गहरे बहरान में हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जब पहले भी ये हुआ था, ये जब असमिया तोड़ दी थी खान साहब ने, तो हुकूमत को उस पर अपनी फुट ड्रैगिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन से फरार जो है वो तो उनके लिए मजीद ये जो तासुर बन गया है कि जी पीडीएम और नून लीग जो है वो इलेक्शन से फरार चाहते हैं, ये तो मजीद उनके लिए उनकी जो कहते हैं क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है, उनके स्लोगन पे सवालिया निशान है। नहीं, वो उससे तो यही लगता था कि आम वोटर जो है वो कहता है जी अच्छा ये तो भाग रहे इसलिए कि हार रहे हैं। और बात ये भी सच है क्योंकि इनकम्बेंसी का जो बोझ है वो अब नून लीग के खाते भी पड़ेगा, जो महंगाई है वो सारा कुछ। इसलिए खान साहब तो उनकी पॉपुलैरिटी अनप्रेसिडेंटेड है इस वक्त। तो बात ये है कि ये हुकूमत की भी बहुत, मैं समझता हूँ कि इसमें कोताहियां और एक लैक ऑफ डायरेक्शन रही है पिछले कई महीनों में। और शायद ये वजह है कि वो एक भांत की बोलियां बोलने वाली कोalition है, या उनको उस तरह से सपोर्ट हासिल नहीं है इदारों की, जैसे कि वन पेज पे एक वो तारीखी वन पेज जो होता है शायद उस पर नहीं थे। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है, इसका हल तो सियासतदानों को ही निकालना है। अगर वो किसी और के हवाले करेंगे तो वो अपनी मर्जी का हल निकालेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब शेख साहब सियासतदानों को तो हल निकालना है, लेकिन जब सियासतदान जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है, मैं वो बता देती हूँ कि कहते हैं कि जो वुज़रा नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उनके खिलाफ फिर हम नाअहली के लिए दरखास्त दायर करेंगे। तो मुझे बताएं कि फिर आप लोगों की तरफ से भी बात सामने आ रही है, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जिन जजों ने ये फैसला दिया उनके खिलाफ रेफरेंस जाना चाहिए। तो जब ये रेफरेंस और नाअहली और यही खेलते रहेंगे तो फिर बात किसने करनी है? फरवा यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो फिर किसी जगह इसका एंड नहीं होगा ना। और हमारा सबका अपना मुल्क है। हसन खाबर साहब यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, हम लोग क्यों कुल 4.5 महीने का इख्तलाफ है? हम इलेक्शन तो कह रहे हैं, देखिए इलेक्शन में जेन्युइन बातें हैं। अब इस वक्त मरदमशुमारी हो रही है, डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है। इसके अलावा हमारा मुल्क वाकई, आप ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया और कि वही 20 अरब रुपये दे दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस महीने में जो हमारा रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हुई है ना, वो 200-250 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है। मार्च के महीने में जो हमने वादा किया हुआ है IMF
IMF से जो रेवेन्यू को, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रही, हमारी जो 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 ग्रोथ है वो रुक गई है, 2% हो रही है, उसके साथ साथ ये रेवेन्यू का मैटर है। तो हमारी इकानमी एक बहुत बुरी सूरत हाल में है। हम क्यों नहीं मिल बैठ के, मुल्क तो सबका है ना, मुल्क तो उतना ही सब पार्टियों का, हमने फैसला करना है। मैं समझता हूँ हमें जाना ही नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस को ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के कोशिश करनी चाहिए। आखिर इवेंचुअली मानना तो फिर भी इलेक्शन हम लोगों ने है, 4.5 महीने का फ़र्क है। हम क्यों लाइक माइंडेड लोग बैठ के कोई हल, हम ये तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने, चूंकि आपकी पार्टी को लीड करते हैं, नवाज शरीफ साहब ने ये जो बात कल कही है, छोटी बात तो नहीं है कि 3 जजों के खिलाफ रेफरेंस जाना चाहिए, या जो ये बात हम लोग सुन रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी रेफरेंस की तैयारी हो रही है, तो ये कोई छोटी चीजें तो नहीं है जो हमें हुकूमत की तरफ से सुनने को मिल रही हैं। जी दुरुस्त है, मुझे क्योंकि पता नहीं, मैं तो इसमें शामिल नहीं, लेकिन अगर ये बातें हो रही हैं तो इसका हल कोशिश करनी चाहिए ना, कि एक एमिकेबल हल जो कि एक्सेप्टेबल हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई इतना फ़र्क, देखिए पिछले 3.25 साल हमें चोर डाकू कहते रहे, वन साइडेड बात होती रही ना, और हर बात पे उन्होंने किसी किस्म का कोई बैठने को तैयार नहीं थे। अब आज आसान खबर जो बात करें, क्यों नहीं हम लोग, मुल्क हम सब का है, पॉलिटिशियंस का है, लोग हमें इलेक्ट करते हैं, और हम लोगों की बेहतरी के लिए क्यों फैसला लें? हम अपने इक़्तिदार के पीछे ही मगन हैं हम लोग सारे जो है। मैंने आज ही अपनी तकरीर में ये कहा है ना, आप बता दीजिए मुझे कि जितने भी मसाइल हुए हैं इलेक्शनों के बाद हुए कि नहीं हुए, हमारा रिकॉर्ड है, हम अपनी हिस्ट्री नहीं देखते। हम ये कहते हैं कि यूके वालों ने इलेक्शन कराए वर्ल्ड वार सेकेंड में भी, हमने जब इलेक्शन कराए तब हमारे हालात खराब हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि इंडिया हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज उनकी एक्सपोर्ट हमसे 20 गुना हो गई है, उनकी इकानमी 12 गुना हो गई। वो तो आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, हम आपस में लगे हुए हैं यही छोटी छोटी बातों पे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो जाएगा, एक कोड भी है ना कि आप सेम एक्सपेरिमेंट से मुख्तलिफ नतीजे नहीं सकते, आपको एक्सपेरिमेंट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि एक्सपेरिमेंट भी चेंज किया जाए और गुफ्तगू का सलीका भी चेंज किया जाए और बाकी मामला भी चेंज किया जाए। एक ब्रेक के बाद हसन खान साहब, मुझे ये बताएं, फवाद चौधरी साहब का बयान, चूंकि वो डिस्कस हम कर रहे थे, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि उन्होंने कहा कि जो वुज़रा नहीं मानेंगे उन पे आर्टिकल 6 लगेगा। कैसे मुमकिन है कि आर्टिकल 6 लगेगा? देखिए बात ये है कि जब कोई आइन को नहीं मानेगा या सबवर्ट करेगा तो आर्टिकल 6 पढ़ लें, जो उसका प्रोसेस है वैसे ही लगेगा। लेकिन जो बात कैसर शेख साहब कह रहे हैं ना, मैं जरा उस पर 1 मिनट आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। उन्होंने बजट की बात की, उन्होंने डायलॉग की बात की और बहुत अच्छी बात की। लेकिन देखिए मुझे सवाल उठाते हैं कि जब हुकूमत के अंदर 85 वुज़रा की काबीना हो, जब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं दुनिया में 5 साढ़े 5 मुल्क छोड़ के बाकी सबका चक्कर लगा चुके हों, जब वज़ीर आज़म के घर में हेलीपैड को अपग्रेड किया जा रहा हो, तो क्या सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए जो पैसे हैं वही अवेलेबल नहीं है? तो ये बड़े बड़े जेन्युइन सवाल हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का काम हमेशा होता है डायलॉग में पहल करने, और ये भी देखना होता है कि माहौल साजगार है डायलॉग के लिए। जब आप इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के और हर किस्म की चीज के 140 मुकदमे बना देंगे, जब आप हमारे लीडरों पे ये भी पर्चे लगाएंगे कि जी सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो ट्रैफिक जैम हो गई, जब हमारे वर्कर्स को पुलिस टॉर्चर से मारा जाएगा, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये डायलॉग के लिए साजगार माहौल है? और तीसरी बात है कि डायलॉग के लिए जरूरी होता है कि आप एक बेस तय करें, यानी कि हुकूमत अगर ये कहे ऑपोजिशन को, यानी कि हमें, कि जी आपका आईनी हक है 90 दिन के अंदर सूबाई इलेक्शन कराना, हमारा आईनी हक है कि हमने नेशनल असेंबली की मुद्दत पूरी करनी है, अब हमें बीच में मिडिल ग्राउंड तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ये कहें कि नहीं हम तो आइन को ही नहीं मानते, हम तो आर्टिकल 224 को मानते ही नहीं, और इधर उधर की बात करें कि जुडिशरी ऐसी है फलाना, असल मसला तो 224 का है, आप खोल के पढ़ लें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इधर बात कर लें। तो अगर ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो डायलॉग कैसे होगा? तो ये हुकूमत जो है ये जानते बूझते मैं समझता हूं कि मुल्क को एक बहरान की तरफ धकेल रही है, क्योंकि इससे या तो इनको लगता है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे और आवाम का सामना नहीं। मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं आपको बताता हूं ना, हुकूमत का फायदा है, वो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन डिले हो गए तो आवाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर इस झगड़े में कहीं सिस्टम लपेटा गया तो हम सियासी शहीद बन जाएंगे। लेकिन ये बड़ी खतरनाक हिकमत अमली है। और ऐसे मेरे पास वक्त की किल्लत है, मुझे रजा रूमी साहब से भी उनका ओपिनियन लेना है इस पे। रजा रूमी साहब, आर्टिकल 6
मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है, लेकिन आजकल हम पीडीएम को देखें तो वो कहते हैं इन पे आर्टिकल 6 लगा देंगे, फलाने पे लगा देंगे, कोर्ट मार्शल की बातें पीटीआई वाले कहते हैं इन पे लग जाएगा। ये कहना तो बहुत आसान है, ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, नहीं, ये धमकियां ही हैं। अगर आपको याद हो, पिछले साल भी जब वो ये पूरा मामला हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का और कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, उस वक्त भी ये कहा गया कि जी आइन जो है वो वायलेट हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल वो उसमें वो वाली बात उन्होंने नहीं की जो कि मौकफ था पीडीएम की जमातों का। लेकिन ये ज्यादा धमकियां हैं मेरे ख्याल से, और सियासी आपको पता है कि गुफ्तगू ऐसे ही होती है कि तड़ियां छड़ियां लगती हैं, जो कि मामूल की बात है। लेकिन आजकल के हालात में मैं समझता हूं कि ये इसको बदलना चाहिए। कैसर साहब अभी बड़ी माकूल बातें कर रहे हैं, हसान भी बड़े माकूल आदमी हैं, पता नहीं इस तरह के हमारे सियासी जो लोग हैं वो मिल बैठ के क्यों नहीं गुफ्तगू करते। जरूरी तो नहीं कि एक राना सनाउल्लाह वर्सेस फवाद चौधरी या कोई और जो सख्त बातें करते हैं वो सारी स्पेस उनको मिलती है, मीडिया भी उन्हीं को हाईलाइट करता है क्योंकि उसमें मसाला और चस्का ज्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ सारी पार्टियों में लोग मौजूद हैं जो इस बहरान को मजीद संगीन नहीं करना चाहते। ये वक्त है कि वो देख लें। नहीं तो देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर ये मामला सेटल नहीं करते ना सियासतदान, तो तारीख अपने आप को दोहराएगी और ये सिस्टम जो है ये क्रैश करेगा। यानी रजा रूमी साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मार्शल लॉ इमरजेंसी, यू मीन बाय दैट? जी, हालात वहीं जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा कि तारीख कहती है, तारीख से अगर हम सबक नहीं सीखते तो तारीख फिर अपने आप को बार बार दोहराती है, जो कि पाकिस्तान में मामूल की बात अनफॉर्चुनेटली बन चुकी है। ठीक है, कैसर अहमद शेख साहब, मार्शल लॉ ये बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन आप लोगों के वुज़रा ही बोल रहे हैं मार्शल लॉ इमरजेंसी। जी देखिए ना, अभी रजा रूमी साहब ने कहा तारीख में हमारे तो यही कई बार हो चुका है ना, हम अल्लाह ना करे कि हम उन हालात तक पहुंचे हैं और आपस में कोई ना कोई सेटलमेंट कर लें। अब देखिए ना, ये सर, आप लोगों के इख्तियार में बहुत कुछ है ना, उसमें इमरजेंसी भी है, तो आप सोचेंगे इस बारे में अगर ये मुल्क मजीद इस तरह रहता है तो? नहीं, हमारी तो कोशिश हत्तुल इम्कान यही कोशिश हो रही कि पॉलिटिशियन हम क्यों नहीं, इवेंचुअली तो पॉलिटिशियन ने ही मुल्क चलाना है ना जी। कोई देखिए कई बार ये हो चुका है, उसका रिजल्ट क्या हुआ है, हम बस वक्त ही के लगे, बस ये हाँ ना में जवाब दे दें, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए इमरजेंसी? मैं समझता हूँ कि उसका अवॉइड करना है, कोशिश मिलजुल के हल निकालना चाहिए। अगर मैं तो कुछ इस बारे में नहीं कह सकता, यानी मैं तो यही कह सकता हूँ ना कि हम आपस में बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकाल लें और दोनों सेंसिबल लोग जो हैं वो समझें कि पहले कई बार हो चुका है ये तारीख, जो जिस तरह कह रहे हैं रजा रूमी, कई बार हमारे यहाँ हो चुका है और उसी तरह मामला जा रहा है। बहुत शुक्रिया, वक्त खरा है। हसन खबर आपका भी बहुत शुक्रिया और रजा रूमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज ये प्रोग्राम कंडक्ट करते। उसकी वजह यह है कि तमाम लोगों का एक ही मौक़िफ़ था, आए बैठें बातचीत करें और बातचीत से हल निकालें। यही चीज़ हमें लार्जर स्केल पर भी चाहिए ताकि हमारे मसाइल हल हो जाएं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।